आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर कक्षा 10 हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में बताऊंगा। इसको पूरा हल करके बताऊंगा और ये वायरल पेपर है। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और पेपर और आपके अर्धवार्षिक में भी इसी प्रकार से आएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा कि पेपर कैसा आएगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा पेपर आपका सोल्यूशंस के साथ बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे और आपके दोस्त के भी आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर क्या है, विषय हिंदी है, कक्षा 10 है, पूर्णांक 70 नंबर का होगा और आपका समय होगा वो 3 घंटा 15 मिनट होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा निर्देश, सारी चीज़ें बताऊंगा और इसको हल करके भी बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखना है और ये वायरल पेपर है, अर्धवार्षिक पेपर है यहाँ पर। तो देखिए, पहला है यहाँ पर प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, तो आपको पता होगा। उसके बाद में लिखा प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा, खंड बा होगा। अब आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो खंड आ होगा इसमें क्या होगा, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, जो एमसीक्यू होंगे। आपके बताऊंगा कि एमसीक्यू में आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी बताऊंगा। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड बा होगा इसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपके कॉपी में लिखना होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा कॉपी में लिखने को, और जो ओएमआर शीट में आपको लिखने को आएगा इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के आखिरी में आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर मिलेगा, वो वीडियो आप लोग देख ही लेना। उसके बाद में या फिर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको क्या करना, ओएमआर शीट में भरना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और अर्धवार्षिक पेपर भी ऐसा ही आएगा। यहाँ पर पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक थे, हैं यहाँ पर शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, यहाँ पर आधुनिक युग की, यहाँ पर शुक्लोत्तर युग। तो जो हजारी प्रसाद हैं ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए शुक्ल युग या फिर छायावादी युग होता तो, या फिर शुक्लोत्तर युग होता तो उसी का राइट आंसर हो जाता। राइट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, शुक्ल युग नहीं होगा, यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं किस युग की रचना है, और ये किसकी रचना है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है रचना। ये आपको ध्यान रखना है किस युग की है, तो शुक्लोत्तर युग की है कि शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। शुक्ल युग का मतलब होता है छायावादी, भी इसको छायावादी युगीन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, दूसरे का ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर तीसरा है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जयप्रकाश भारती की, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने यहाँ पर देखिए ये जिसका पेपर है ये सारे गलत यहाँ पर आंसर लगा दिए हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, अच्छी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। जो ध्रुव स्वामिनी ये किस विधा की रचना है, जीवनी की, नाटक है कि एकांकी की कहानी। इसमें भी इसका गलत आंसर हो गया। तो इसका जो ध्रुव स्वामिनी यह क्या है, यह एक नाटक है। ध्यान रखना यह एक क्या है, यह एक नाटक है। आपको ध्यान रखना यह एक क्या है, नाटक है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। किसकी रचना है, तो यहाँ पर ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना, ध्यान रखना। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, किसान थे कि संपादक की, अध्यापक की, वकील। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, ये वकालत करी थी। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, वकील थे। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी रचनाएं कौन सी, जैसे भारतीय संस्कृति, बापू के कदमों में, ये सारी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर रीतिकाल को किस दूसरे नाम से जाना जाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा काल की, मध्यकाल की, पूर्व मध्यकाल की, आधुनिक काल। देखिए जो पूर्व मध्यकाल है इसको हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, जो मध्यकाल होगा तो वही रीतिकाल को दूसरे नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगला है पुनर्जागरण काल को कहते हैं आधुनिक काल की, प्रगतिवादी काल की, मध्यकाल की, पूर्व काल। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आधुनिक काल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पुनर्जागरण को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर
शायद राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, कमेंट में बताना, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। मैंने बहुत सारे सब जगह ढूंढा पर ये क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि 7वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो रसखान की रचनाएं लिखी थी किस भाषा में मतलब किस शैली में लिखी थी, मुक्तक शैली में कि दोहा शैली में कि गीतात्मक शैली में कि भावात्मक शैली में। तो देखिए जो रसखान जी ने किस शैली में अपनी जो यहाँ पर रचनाएं लिखी थी, तो ये यहाँ पर मुक्तक शैली में लिखी थी। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, सारी चीज़ें बताऊंगा और कि क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। अगला यहाँ पर महादेवी वर्मा को भारत सरकार से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से कि पद्म विभूषण से कि पद्म यहाँ पर पद्म भूषण से कि भारत रत्न से। तो देखिए महादेवी वर्मा को किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया था, तो ये राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, किसे, बिहारी लाल को कि सूरदास को कि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं तो ये सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। और कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे, बिना चीटिंग किए हुए आपको बताना है कमेंट में। अगला यहाँ पर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृगनयनी में रस है, हास रस की, करुण रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस। देखिए आपके वैसे तो क्लास 10th में 2 ही रस हैं, हास्य रस और यहाँ पर कौन से हास्य रस और यहाँ पर करुण रस, 2 ही यहाँ पर आपके रस पूछे जाएंगे जो आपके MCQ में मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा और श्रृंगार में वियोग रस होगा। क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है, जब माता सीता को का हरण हो जाता है तब भगवान राम उनसे जो यहाँ पर जो खग होते हैं, मृग होते हैं या फिर जो यहाँ पर और ये सारी चीज़ें पशु पक्षियों से वो पूछते हैं कि हमारी सीता कहाँ गई हैं। तो इसका राइट आंसर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। राइट आंसर श्रृंगार रस होगा। वैसे तो यहाँ पर जो आपके 10th में तो केवल हास्य और करुण रस ही हैं, ये ध्यान रखना है, आपको 2 ही याद करना है, ये गलत प्रिंट हो गया। अगला यहाँ पर लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार है, अनुप्रास होगा कि उपमा की, यमक, रूपक। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अलंकार पूछे जाएंगे, रूपक, उपमा और यहाँ पर उत्प्रेक्षा, ये 3 ही अलंकार पूछे जाएंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान के यहाँ पर समान धर्म बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं तो क्या होता है वह, तो देखिए वो सोरठा छंद होता है। ध्यान रखना है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जो दोहे का उल्टा होता है उसी हम क्या बोलते हैं, सोरठा बोलते हैं। ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर अभिमान में उपसर्ग है, अभी होगा कि अधि होगा कि अभी की अ। देखिए राइट आंसर इसका अभी हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, उसी को क्या हम बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ये सी वाला हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से 15वां है कि उत्थान पतन पद में समास है, उत्थान और पतन पद में समास है, कौन सा होगा, द्विगु की, द्वंद्व की, तत्पुरुष की, बहुब्रीहि। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास हैं, द्विगु और द्वंद्व। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें संख्यावाचक होता है, जैसे यहाँ पर सप्त ऋषि हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सप्त और यहाँ पर ऋषि हो गया, तो क्या है ये यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, सप्तऋषि जो होता है ये क्या होता है यहाँ पर, सप्तऋषि यहाँ पर ये द्विगु समास हो जाएगा। जैसे सप्तऋषि या चौराहा आपने सुना होगा, चौराहा हो गया या फिर नवरत्न हो गया, ये सभी क्या है, ये यहाँ पर द्विगु समास हो जाएंगे। और जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा राजा, बीच में योजक चिन्ह इस प्रकार से माइनस का लगा होगा, रानी, और उसी प्रकार से जैसे माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, तो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या फिर और का लोप हो, समझ जाना कि यहाँ पर द्वंद्व समास हो। जैसे माता पिता, माता और पिता हो जाएगा, जब इसका यहाँ पर समास विग्रह करोगे उत्थान और पतन हो जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर अच्छिका तत्भव है, आक होगा कि आँख होगा कि अर्क होगा कि अंधा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अच्छिका तत्भव क्या होता है, ये यहाँ पर आँख होता है, आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए ये आपको अच्छी तरीके से रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें एक एक नंबर की पूछी जाएंगी। उसके बाद में अगला यहाँ पर जो अत्यंत, यहाँ पर जो 17वां है, व्यथा किसका पर्यायवाची होता है? तो व्यथा दुख का पर्यायवाची है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल से हैं। आप लोग सभी के जैसे कमल हो गया, पानी हो गया, आकाश हो गया, और यहाँ पर सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सभी के आपको पर्यायवाची याद कर लेना है, यही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर अत्यंत में संधि होगी। तो अत्यंत में देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है, कौन सी? यण संधि। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा हो जाएगा, तो यण संधि होगी। और एक इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर मध्युर्य हो गया या फिर स्वागतम हो गया, ये सभी के संधि विच्छेद भी पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर शब्द रूप और यहाँ पर धातु रूप, ये दोनों आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। शब्द रूप में क्या होता है? जैसे फलम फले, फलान फलस, फलेव फलानाम, फलान फलाभ्याम फले, उसमें क्या होता है? ये सभी शब्द रूप कहे जाते हैं। उसी प्रकार जैसे मति मति मतिसु, ये उसी प्रकार से यहाँ इसमें क्या है? 19वां है कि मतिसु शब्द मति का किस विभक्ति का वचन है? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत सिंपल सा है। तो देखिए जो मतिसु होता है ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति और बहुवचन होता है। ध्यान रखना है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर हसिष्यतः, हस धातु के किस लकार का रूप है? तो देखिए ये लट लकार का रूप है। किसका है? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए प्रथम पुरुष और द्विवचन है। ध्यान रखना, हसिष्यता में यहाँ पर प्रथम पुरुष और द्विवचन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके बहुविकल्पी, जो आपके OMR सीट में आपको भरना होगा, ये 20। चाहे यहाँ पर देखिए यहाँ पर चाहे आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम, सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला है उसी प्रकार से खंड खा पूछा जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें 21वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखिए अथवा करके 2 पैराग्राफ दिए होंगे, यहाँ पर एक ये होगा और एक यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर देखिए एक ये होगा, 2 पूछे जाएंगे अथवा करके 21वें में, इनमें से आपको एक करना है। और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं के आपको आंसर देना होता है। जैसे लिखा है यहाँ पर 21वें में कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक प्रश्न होगा कि गद्यांश में चौसा के मुगल पठान युग का उल्लेख क्यों किया गया? तो आपको इसी प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा, इस पैराग्राफ में। ध्यान रखना है, मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। उसके बाद में 22वां उसी प्रकार से, इसमें भी अथवा करके 2 पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये पद्यांश के होंगे। इसमें भी जैसे है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही के। और यहाँ पर निस्द्योत रहे संग साथ लगी, ना सौतन तापन क्यों सही। इसमें आपको बताना है कि इसमें भी आपको क्या है, उपयुक्त पद्यांश का कवि और का नाम लिखना है या फिर संदर्भ लिखना है। उसके बाद में कवि ने बांसुरी और किसके अधीन बताया है। 3 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के आंसर देना होगा अथवा करके 2 आएंगे। और देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 लाइन या 3 लाइन रेखा खींची हुई होगी, उसी की आपको व्याख्या करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पद्यांश की गद्यांश की तरह इसमें भी व्याख्या करने को आएगा रेखांकित अंश की, तो आप लोग देख लेना। 2 पूछे जाएंगे अथवा करके, और इनमें से आपको एक करना होगा, और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। पद्यांश गद्यांश 6 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से 23वां क्वेश्चन होगा का, और यहाँ पर का वाला होगा। इसमें 2 अथवा करके पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। ये संस्कृत गद्यांश से होंगे, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, इन दोनों में से। और ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 नंबर का यहाँ पर संदर्भ और 3 नंबर का अनुवाद करने को आएगा। 5 नंबर का ये पूछा जाएगा संस्कृत गद्यांश से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगला होगा खावाला। कावाला था और इसी में 23वें में खावाला भी होगा। और इसमें क्या 1-2 श्लोक अथवा करके पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। अलग अलग हो गया है, तो आप लोग अच्छी तरीके से श्लोक भी आपको तैयार करना पड़ेगा, और कम से कम आपको 5 या 4 श्लोक तैयार कर लेना। जैसे बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजया उपयत्र समोवीर वीरो ही भाव ही वीरता, ये आपको तैयार कर लेना है। कम से कम 4-5 श्लोक तैयार कर लेना है। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कावाला होगा। इसमें आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना होगा। 5 नंबर के अब जीवन परिचय पूछे जाएंगे, 3 होंगे, इनमें से आपको एक के जीवन परिचय देना होगा लेखक के। और मैंने इस पर सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। उसी प्रकार से खावाला होगा। इसमें भी आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। 3 कवि होंगे, इनमें से आपको एक कवि का
जीवन परिचय लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम 4 या 5 श्लोक तैयार कर लेना। लिखा है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए आप लोग कम से कम 4 श्लोक तैयार कर लेना है। और ये 2 नंबर का पूछा जाएगा श्लोक। यहाँ पर देखिए अनुवाद करने को भी आएंगे संस्कृत में, और यहाँ पर आपको तैयार भी करके आना है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन होगा, इसमें 4 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ये संस्कृत के प्रश्न उत्तर होंगे, और ये 2 आपको करने होंगे। इनमें से 4 में से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देना होगा, और ये 2-2 नंबर के होंगे, ये प्रश्नों के उत्तर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड काव्य होता है, ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, आपको ये छोड़ना नहीं है। इसमें 3 नंबर का ये पूछा जाएगा, खंड काव्य होगा, और ये अपने अपने ज़िले वाइज होता है। जैसे किसी के ज़िले में जयसवास खंड काव्य, तो किसी के ज़िले में और कोई होगा, तो किसी के ज़िले में और कोई होगा। जैसे ज्योति जवाहर होगा तो किसी के यहाँ पर अग्रदूत, तो अलग अलग होगा। तो आप लोग देख लेना और कमेंट में बताना कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। और नहीं मालूम तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अगला है यहाँ पर 28वां क्वेश्चन होगा, इसमें देखिए 4 या 5 श्लोक दिए होंगे, अरे सॉरी, यहाँ पर निबंध दिए होंगे। इनमें से आपको एक का यहाँ पर निबंध लिखना होगा, 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा, और इनमें से आपको एक पर निबंध लिखना होगा। मैंने जनसंख्या वृद्धि पर भी बता दिया, पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा, और जो आपका अर्धवार्षिक पेपर है वो भी आपके इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में और अर्धवार्षिक पेपर में भी इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके मिल सकते हैं, और बहुत सारे आपके यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस वीडियो को, और कमेंट में बताना कि अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।